मैं डॉक्टर राजू शर्मा, प्रिंसिपल श्री बी एल मेमोरियल टीटी कॉलेज रामगढ़ आपके सामने विकास से संबंधित अवधारणा लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, विकास के सिद्धांत न केवल बीएड में ही बल्कि आने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी होते हैं और इनमें से अनेक प्रश्न आते हैं, इसलिए हमें आगे की तैयारी को देखते हुए इसका अध्ययन करना चाहिए। विकास और वृद्धि में अंतर किया जाता है। विकास एक बड़ी संकल्पना है और वृद्धि एक छोटी संकल्पना है। वृद्धि में हम केवल शारीरिक वृद्धि को लेते हैं, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि सभी प्रकार का विकास आता है। विकास के अनेक सिद्धांत हैं। इसमें सबसे पहले हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लेते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित है। उनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। वे जंतु विज्ञान में उन्होंने पीएचडी की। अल्फ्रेड बीने के साथ मिलकर बुद्धि की संकल्पना का भी अध्ययन किया। उन्होंने जीव विज्ञान एवं ज्ञान की प्राप्ति के बीच संबंध खोजने का भी प्रयास किया। 400 से अधिक पुस्तकों में उन्होंने लेखन किया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 3 प्रमुख आयाम हैं। पहला है मानसिक संरचनाएं, दूसरा है मानसिक विकास की अवस्थाएं और तीसरा है ज्ञानात्मक क्रियाएं। मानसिक अवस्थाओं को भी 3 भागों में बांटा गया: स्कीम, स्कीमा और स्कीमेटा। मानसिक विकास की अवस्थाएं संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संप्रत्यात्मक काल, मूर्त संक्रिया काल और अमूर्त चिंतन काल। इसी तरह ज्ञानात्मक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया: अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन को 2 भागों में बांटा गया: आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। इस मुख्य बातों पर यह सिद्धांत आधारित है। पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास वंशानुगत, वातावरण एवं परिपक्वता के बीच अंतःक्रिया द्वारा होता है। व्यक्ति सतत वातावरण के साथ सामंजस्य यानी एडेप्शन करता है और यह भौतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार का वातावरण होता है। इससे व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है और सामंजस्य स्थापित करने का उद्देश्य उसे साम्य अवस्था में लाना होता है। सबसे पहले मानसिक संरचनाओं की बात करें। मानसिक संरचना 3 प्रकार की बताई गई थी: स्कीम, स्कीमा और स्कीमेटा। मानसिक संरचनाएं बुद्धि का वह गुण है जो कि उसे संगठन देता है। इसके द्वारा व्यवहार का संगठनात्मक स्वरूप का आभास होता है। प्राणी बाह्य जगत का ज्ञान इन्हीं मानसिक संरचनाओं द्वारा प्राप्त करता है। नवजात बालकों में संरचनाएं नहीं होती, उनमें ज़्यादा विकास नहीं होता। ये 3 प्रकार की होती है: स्कीम, स्कीमेटा और स्कीमा और स्कीमेटा। स्कीम, इसमें इसे सेंसर मोटरी स्कीम भी कहा जाता है। बालक के प्रारंभ में चूसना, देखना और पकड़ना आदि क्रियाएँ आती हैं। शिशु अवस्था में ये क्रियाएँ स्कीम कहलाती है। स्कीमा सेंसरी मोटर स्कीम ही आगे चलकर स्कीमा का निर्माण करती है। इस अवस्था में बालक समस्या समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह अनेक परिवर्तीकरण और समाविष्टीकरण की क्रियाएं करता है तथा ज्ञानात्मक क्षमता, वाणी एवं व्यवहार की आधारभूत इकाई इसे कहा जाता है। यह ज्ञानात्मक स्कीमा कॉग्निटिव स्कीम भी कहलाती है। इसमें प्रतिमा निर्माण किया जाता है, चिंतन किया जाता है और तार्किक क्षमता का विकास किया जाता है। कोई भी समस्या आती तो बालक सबसे पहले उसकी दिमाग में एक स्कीम तैयार करता है, उसे आगे बढ़कर स्कीमा कहते हैं। दूसरा है ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संवेगात्मक गामक काल यानी सेंसरी मोटर पीरियड, जो कि 0 से 2 वर्ष का होता है। प्रथम अवस्था अनेक विकासशील अंतर क्रियात्मक स्कीम विभिन्न अवस्थाओं से मिलकर बनी है। इस अवस्था में बालक प्राथमिक ज्ञानात्मक क्रियाएं करता है, जैसा कि चूसना, देखना, पकड़ना। बालक शरीर पर नियंत्रण स्थापित करना सीखता है। सभी क्रियाएं बालक के शरीर से संबंधित होती है एवं स्वयं केंद्रित व्यवहार करता है। बालक सहज क्रियाएं करता है, आवाज़ एवं प्रकाश के सामने प्रतिक्रिया करता है, क्रियाओं की पुनरावृत्ति करता है और नई वस्तुओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। दूसरा है पूर्व संप्रत्यात्मक काल, प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। ये भाषा कौशल की अवस्था है। इसमें शब्दों की समझ पैदा होने लगती है। बालक वस्तु एवं इससे संदर्भ को प्रकट करने वाले शब्दों में अंतर करना सीख जाता है। गणितीय संपत्तियों का ज्ञान होने लगता है और विचार बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं: आत्मकेंद्रिता,
श्रृंखलाबद्ध, केंद्र विहीन और मानवीकरण, ये 3 क्रियाएं इसमें होती हैं। आत्म केंद्रितता का मतलब होता है कि वह अपना सारी क्रियाएं अपने केंद्र, खुद को केंद्र में रखकर करता है। श्रृंखलाबद्ध केंद्र विहीन चिंतन ये होता है कि उसके दिमाग में अनेक प्रकार के विचार बिना किसी श्रृंखला के आते हैं। मानवीकरण का अर्थ होता है निर्जीव वस्तुओं को भी मनुष्य के रूप में वह संबोधित करने लग जाता है। गुड्डी गुड्डियों का खेल इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तीसरा जो प्रकार बताया था, तीसरी वो है मूर्त संक्रिया काल। यह 7 से लेकर 11 वर्ष का होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड इसको बोलते हैं। संक्रिया से तात्पर्य मानसिक क्रियाओं के आधार मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन और पुनर्गठन से होता है। इस अवस्था में बालक मूर्त जगत के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, फनिक तार्किक क्रियाएं करने जाता है, बाह्य जगत और सतरी जगत में अंतर कर सकता है, वह वस्तुओं में मापना, तोलना और गिनना सीख जाता है। इसमें मुख्य क्रियाएं होती है विचारों की विलोमता, भौतिक वस्तुओं का संरक्षण और क्रमबद्धता एवं अंगों का प्रयोग। चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रिया काल या फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, जो कि 11 से 15 वर्ष का होता है। इसे अमूर्त क्रिया काल भी कहा जाता है। इसमें वह अमूर्त चिंतन कर सकता है, समस्याओं का मानसिक समाधान ढूंढ सकता है, विचारों का निर्माण कर सकता है। इस अवस्था को चिंतनशील विचारों की अवस्था भी कहते हैं। बालक निष्कर्ष निकाल सकता है, परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है और वास्तविकता से बाहर निकलकर संभावना पर विचार कर सकता है। फिर है तीसरा है ज्ञानात्मक क्रियाएं। ज्ञानात्मक क्रियाओं में को 2 भागों में बांटा जाता है, अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन को भी 2 भागों में बांटा जाता है, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। इसको इस प्रकार से हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है अनुकूलन, एडप्शन। जीवन के अनुभवों के फलस्वरूप प्राणी में होने वाले परिवर्तन को ही एडप्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है और नए अनुभवों को पूर्व ज्ञान से आत्मसात करने का प्रयास करता है। ये 2 प्रकार की होती है। पहला है एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। इसमें बालक नवीन अनुभवों की दृष्टि पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करता है। बालक वातावरण से प्राप्त उत्तेजनाओं, अनुभवों और विचारों को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अर्थ लगाता है एवं परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर समझने का और आत्मसात करने का प्रयास करता है। दूसरा समाविष्टीकरण। एकोमोडेशन के अंतर्गत नई परिस्थितियों, अनुभवों और ज्ञान का वातावरण के अनुसार अपने पुराने ज्ञान भंडार में परिवर्तन करता है। इससे वह नई मानसिक संरचनाओं और ताकि इसमें नई मानसिक संरचनाओं को पूर्व श्रृंखला में व्यवस्थित हो सके। दूसरा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकरण एवं बौद्धिक संरचनाओं के व्यवस्थित करने से है। इसमें बालक विश्व के प्रति ज्ञान का विकास एवं समझ को विकसित करता है। इसे स्ट्रक्चर या संगठन के नाम से संबोधित किया गया है। बालक स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान अथवा कार्य को संगठित करती है। प्रत्येक नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती सूचनाओं में संगठित करने का प्रयास करती है। पियाजे ने प्राणी को सूचनाओं का निर्माण करने वाला प्राणी माना है। वह जीवन पर्यंत सूचनाओं का निर्माण कर और वर्गीकरण करता है ताकि अपने बाह्य जगत की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को सहज और स्वाभाविक ढंग से ढाल सके। पियाजे के सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये है कि पियाजे के सिद्धांत में शिक्षार्थी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। उसे ज्ञान का स्वयं निर्माण करने वाला माना है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उसकी रुचि और भूमिका को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को आत्मकेंद्रिता के दोषों से बचाता है। शिक्षक का सहयोग लिया जा सकता है। तीसरा, ठोस संक्रिया काल में शिक्षक बालकों की जटिल संक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। इससे बौद्धिक विकास तीव्र गति से होगा। चौथा, खेलों के महत्व का भी ये सिद्धांत स्वीकार करता है। पाँचवा, विद्यार्थी उसमें अपनी सोच विकसित करता है, इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। छठा, ये विद्यार्थियों की बौद्धिक संकुलताओं को विस्तृत रूप से समझता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और विकास के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत ये आता है। इसको अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों, हमारा ये जो लेसन है ये यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आप यूट्यूब पर भी इसे देख सकते हैं और लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।